हेलो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 वो स्टार्ट होता है व्यवहारिकी की अवधारणा। और जो व्यवहारिकी की जो अवधारणाएं हैं उसमें नंबर 1 पर आता है स्थायी क्रम की अवधारणा। क्या होता है इसका मतलब? देखो, स्थायी क्रम की जो अवधारणाएं होती हैं वो जन्मजात क्रियाएं होती हैं, जन्मजात होती हैं। मतलब कि ये जो स्थायी क्रम की जो क्रिया होती हैं वो जन्मजात होती हैं। मतलब कि इन्हें हम किसी भी अनुभव से नहीं सीखते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती हैं और जनक से संतति में आती हैं, एक विशेष जीनों के द्वारा आती हैं। इसके अलावा ये स्थायी होती हैं। कैसी होती हैं? स्थायी होती हैं और जाति विशिष्ट होती हैं। जाति विशिष्ट होती हैं। जाति विशिष्ट का मतलब कि एक पर्टिकुलर जाति का एक विशेष लक्षण होता है। जैसे कि जो बिल्ली होती है उसके कान हिलते रहते हैं, वो एक जन्मजात लक्षण है उनका, कोई मतलब कि अनुभव के द्वारा नहीं सीखा जाता है। तो स्थायी क्रम की अवधारणा में स्थायी क्रम जो है वो क्या होता है? जन्मजात क्रियाएं होती हैं। मतलब कि जन्मजात का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार स्थानांतरित होती हैं, स्थायी होती हैं और जाति विशिष्ट होती हैं। यानी कि जन्मजात क्रियाएं, स्थायी और जाति विशिष्ट जो क्रियाएं हैं उनका जो क्रम होता है वो क्या कहलाता है? स्थायी क्रम की अवधारणा कहलाता है, स्थायी क्रम कहलाता है। और स्थायी क्रम की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो पूर्व अनुभव जो होता है, पूर्व अनुभव, उस पर आधारित नहीं होते, पूर्व अनुभव पर आधारित नहीं होती हैं, लेकिन ये क्या होती हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंटिन्यू, लगातार एक विशेष जीनों के द्वारा, विशेष जीनों के द्वारा क्या होती हैं? स्थानांतरित होती हैं। क्या होती हैं? स्थानांतरित होती हैं। मतलब कि स्थायी क्रम जो है, स्थायी क्रम, इसको हम किसी भी अनुभव से नहीं सीखते हैं। ये जनक से संतति में लगातार एक विशेष जीनों के द्वारा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। अब हम इसकी विशेषता की बात करते हैं। स्थायी क्रम की विशेषताएं क्या हैं? विशेषता में नंबर 1 पर आता है कि ये जो होती हैं क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं। नंबर 2, स्थायी क्रम जो होता है वो किसी पूर्व अनुभव पर आधारित नहीं होता, पूर्व अनुभव पर आधारित नहीं होता है। नंबर 3, स्थायी क्रम जो होता है वो स्थायी होता है। स्थायी क्रम क्या होता है? स्थायी होता है। नंबर 4, स्थायी क्रम जो है उसका आप पूर्व अनुमान लगा सकते हैं, पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। ये इसके क्या हो गई? विशेषताएं होगी कि स्थायी क्रम जो होता है वो जन्मजात होता है, पूर्व अनुभव पर आधारित नहीं होता है, स्थायी होता है और पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। इसके हम एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा क्या होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में नंबर 1 में आता है कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया,
प्रतिवर्ती क्रिया, ये जन्मजात होती है, ये हम किसी अनुभव के आधार पर नहीं सीखते हैं। नंबर 2, मोरनी को देखकर मोर का नाचना, मोरनी को देखकर मोर का नाचना, ये कोई सीखा नहीं जाता है ये, लेकिन क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशेष जीनों के द्वारा क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। नंबर 3, दर्जी पक्षी, जो दर्जी पक्षी होते हैं, दर्जी यानी कि जो बैया होता है, वो क्या करता है, एक बहुत ही सुंदर घोंसले का निर्माण करता है, बहुत ही जटिल संरचना वाले सुंदर घोंसले का निर्माण करता है। वो भी क्या होता है, एक जन्मजात लक्षण है इसका, जन्मजात इसकी विशेषता है, जन्मजात इसका गुण है, यानी कि ये कोई अनुभव से नहीं सीखता है। तो ये, इसके अलावा नंबर 4 पर आता है कि जो गिलहरी होती है, गिलहरी वो क्या करती है, गिलहरी के द्वारा अतिरिक्त भोजन जो होता है, मतलब कि खाने के बाद बचा हुआ जो भोजन होता है उसको गड्ढा खोदकर दबा देती है, मतलब कि गड्ढा खोदकर दबाने का प्रयास करती है गिलहरी। तो इसका अध्ययन किया था एक वैज्ञानिक था कोक्स। उसने क्या किया, उसने गिलहरी को क्या किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि खाने के लिए क्या दे दिया, कुछ मूंगफलियाँ दे दी, यानी कि स्थायी क्रम जो है उसका अध्ययन किया था गिलहरी के ऊपर। किसने, कोक्स ने। उसने क्या किया, खाने के लिए उसको क्या दे दी, गिलहरी को मूंगफली दे दी। फिर कुछ समय पश्चात कोक्स ने उसे दोबारा से मूंगफलियाँ दे दी और उसे एक पिंजरे में रख दिया। गिलहरी को किस में रखा, पिंजरे में, और पिंजरे की जो फर्श थी वो सीमेंट की बनी हुई थी, मतलब कि एक पक्की फर्श थी, मतलब कि सीमेंट की बनी हुई थी। तो इस दौरान गिलहरी क्या करती है, जितनी मूंगफली वो खा सकती थी उसने खा ली, लेकिन उसके पश्चात बची हुई मूंगफली को वो दबाने की कोशिश करती है, लेकिन पिंजरे की फर्श जो है वो किसकी थी, सीमेंट की। लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, उस मतलब कि मूंगफली के दाने को दबाने का क्या करती है, प्रयास करती है। ठीक है। इसके अलावा नंबर 5, लंबी पूंछ वाले जो बंदर होते हैं, लंबी पूंछ वाले बंदर, वो दौड़ते समय क्या करते हैं, अपनी पूंछ को कभी दाएं तो कभी बाएं की तरफ हिलाते हैं, और इनका मतलब कि पूंछ को हिलाना यानी कि इनका शारीरिक संतुलन बनाता है, शारीरिक संतुलन बनाता है। तो लंबी पूंछ वाले बंदर क्या करते हैं, जब भी दौड़ते हैं, दौड़ते समय पूंछ को क्या करते हैं, दाईं और बाईं तरफ क्या करते हैं, घुमाते हैं, और इनका दाईं और बाईं तरफ घुमाना क्या करता है, शारीरिक संतुलन को बनाना होता है। लेकिन छोटी पूंछ वाले बंदर जो हैं, जब वो भी दौड़ते हैं, मतलब कि छोटी पूंछ वाले बंदर वो भी क्या करते हैं, अपनी पूंछ को दाएं बाएं तरफ हिलाते हैं, लेकिन उनका शारीरिक संबंध से, मतलब कि शारीरिक संतुलन जो है उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब उद्विकास हुआ था, उद्विकास के दौरान लंबी पूंछ वाले जो बंदर होते हैं उनसे छोटी पूंछ वाले बंदरों का विकास हुआ, लेकिन उसमें पूंछ हिलाने का गुण समाप्त नहीं हुआ। यानी कि ये सारे के सारे जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं। तो स्थायी क्रम की अवधारणा जो है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है, स्थायी होती है, जाति विशिष्ट होती है।
एक पर्टिकुलर जाति का एक विशेष लक्षण होता है। तो ये नंबर 1 पर था अपना स्थायी क्रम की अवधारणा। उसके बाद नंबर 2 पर आता है चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा। चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा। देखो, चिन्ह उद्दीपन की अवधारणा क्या होती है? ये होती सरल, बिल्कुल सरल होती है और जाति विशिष्ट होती है। एक विशेष जाति का एक विशेष लक्षण होता है। जाति विशिष्ट होती है, सरल जाति विशिष्ट अनुक्रिया जो स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति को प्रेरित करती है। जो स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति जो होती है उसको प्रेरित करती है। सरल जाति विशिष्ट अनुक्रिया जो स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति को प्रेरित करती है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे कोनराड लोरेंज। इसने सर्वप्रथम बताया कि जो स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति है, कोनराड लोरेंज ने बताया कि जो स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति है उसके लिए चिन्ह उद्दीपन जो है, चिन्ह उद्दीपन उसकी आवश्यकता पड़ती है। और ये कोनराड लोरेंज जो है ये आधुनिक व्यवहारिकी के जनक हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इथोलॉजी। और कोनराड लोरेंज ने बताया कि सबसे पहले कि स्थायी क्रम की अभिव्यक्ति के लिए चिन्ह उद्दीपन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उसने एग्जाम्पल से बताया कि नंबर 1 कि अफ्रीकन जो रोबिन्स होते हैं, अफ्रीकन रोबिन्स, इनकी एक विशेषता होती है कि ये लाल रंग की ये जो होते हैं ये रेड कलर, लाल जो रंग की जिसकी मतलब कि वक्स होती है, छाती होती है, लाल रंग के वक्स वाले जो रोबिन्स होते हैं उन पर हमला करते हैं। ये अफ्रीकन रोबिन्स लाल रंग वाले जो वक्स जिनका मतलब कि जिनकी छाती जो लाल रंग की होती है, जिन रोबिन्स की, उस पर हमला करते हैं। जब ये क्या करते हैं अफ्रीकन रोबिन्स इन लाल रंग वाले वक्स वाले जो मतलब रोबिन्स हैं उनके क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तो वैज्ञानिक ने क्या किया कि इस लाल रंग का पुतला बना दिया, मतलब कि पुतले बनाकर, और उनके जो वक्स स्थल जो है उस पर मतलब कि लाल रंग के धब्बे बना दिए। मतलब कि रोबिन्स जो हैं उनका जो पुतला बनाया और पुतला बनाकर उनका जो वक्स स्थल है उसको क्या कर दिया, लाल, मतलब कि लाल रंग से रंग दिया, मतलब कि लाल कर दिया। और लाल करने के पश्चात उसको क्या कर दिया, वहाँ पर रख दिया। और जब ये अफ्रीकन रोबिन्स इसके मतलब कि क्षेत्र में आते हैं और इन पर जब हमला करते हैं तो वो क्या करते हैं, उन लाल रंग वाले पुतलों पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। अतः इसका मतलब ये हुआ कि अफ्रीकन रोबिन्स जो होते हैं उनके लिए लाल रंग एक चिन्ह उद्दीपन का कार्य करता है। इन अफ्रीकन रोबिन्स के लिए लाल रंग किसका कार्य करता है, चिन्ह उद्दीपन का। देखो ये जो अफ्रीकन रोबिन्स जो होते हैं ये लाल रंग वाले जो रोबिन्स होते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं, जिनकी मतलब कि वक्स लाल रंग की होती हैं, उन रोबिन्स पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर लाल रंग के वक्स वाले रोबिन्स हैं और इन पर हमला कौन करते हैं, अफ्रीकन रोबिन्स। तो कोनराड लोरेंज ने क्या किया कि यहाँ पर मतलब कि पुतले बना दिए
पुतले यानी कि लाल रंग के वक्स वाले क्या बना दिए, पुतले, और पुतले बनाकर यहाँ पर क्या कर दिए, रख दिए। जब ये अफ्रीकन रोबिन्स यहाँ पर आते हैं तो क्या करते हैं, वो इन पुतलों पर हमला करते हैं। जिन पुतलों के वक्स का रंग कैसा था, लाल था, उन पुतलों पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। तो इन का मतलब ये हुआ कि इन अफ्रीकन रोबिन्स के लिए लाल रंग जो होता है वो एक चिन्ह उद्दीपन का काम करता है। ठीक है। उसी प्रकार से नंबर 2, हैरिंग लोमर। हैरिंग लोमर, हैरिंग लोमर की पीली चोंच होती है। हैरिंग लोमर की पीली चोंच, हैरिंग लोमर की कैसे चोंच होती है, पीली चोंच होती है। ठीक है। और इस पीली चोंच पर लाल रंग के धब्बे होते हैं। इस हैरिंग लोमर की पीली चोंच पर लाल रंग के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। होता क्या है कि जब भी इनके शिशु इस पीली चोंच के लाल जो धब्बा होता है उसको जब थपथपाते हैं तो हैरिंग लोमर उनको क्या देता है, भोजन देता है। मतलब कि हैरिंग लोमर के जो शिशु होते हैं वो क्या करते हैं, इस चोंच के लाल रंग वाले धब्बे को थपथपाते हैं। तो उनके जो मतलब कि माता पिता जो होते हैं, हैरिंग लोमर जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, शिशुओं को क्या देते हैं, भोजन देते हैं। ठीक है। अब वैज्ञानिक ने क्या किया कि कृत्रिम पुतले बनाए। क्या बनाए, कृत्रिम पुतले। और कृत्रिम पुतले बनाकर उनकी चोंच पर अलग अलग रंगों के धब्बे कर दिए। इसने क्या किए, कृत्रिम पुतले बनाए और मान के चलो कि ये बना दिए और इनकी चोंच पर अलग अलग रंग के क्या कर दिए, धब्बे कर दिए। और इनको क्या कर दिया, इन घोंसलों में लाकर छोड़ दिया, पुतले बनाकर। ये घोंसले हैं और यहाँ पर इनके शिशु हैं और इन शिशु में लाकर इनको क्या कर दिया, छोड़ दिया पुतलों को, और जिनकी चोंच पर अलग अलग रंग के धब्बे थे। ठीक है। तो ये जो शिशु, जो इस घोंसले के अंदर जो शिशु हैं वो क्या करते हैं, जिनकी चोंच में लाल रंग का धब्बा है उसको क्या करते हैं, थपथपाते हैं। उस पुतले को क्या करते हैं, थपथपाते हैं। क्या करते हैं, उस पुतले को थपथपाते हैं। तो लाल रंग जो है शिशु के लिए वो क्या होता है, चिन्ह उद्दीपन का काम करता है। यानी कि लोमर के जो शिशु होते हैं उनके लिए, शिशुओं के लिए लाल रंग जो है, लाल रंग का जो धब्बा होता है वो चिन्ह उद्दीपन का कार्य करता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से नंबर 3 पर टर्की हेन। टर्की हेन का जो शिशु होता है इसको जब कांच के जार में रखा गया, मतलब कि कांच के अंदर क्या कर दिया, रख दिया, तो टर्की हेन इसे बचाने की कोशिश नहीं करता है बिल्कुल भी। टर्की हेन है और जब इस टर्की हेन के शिशु को कांच के जार में रखा तो टर्की हेन इसे बचाने की क्या नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है। लेकिन जब शिशु को लोहे के बॉक्स में रखा गया, टर्की हेन का जो शिशु है उसको कहाँ पर रखा गया है, लोहे के बॉक्स में, तो शिशु चिल्लाता है। तो शिशु क्या करता है, चिल्लाता है। और चिल्लाने के बाद जो टर्की जो है हेन उसे बचाने का प्रयास करता है। उसे क्या करता है, बचाने का प्रयास करता है। तो टर्की हेन के लिए शिशु का चिल्लाना चिन्ह उद्दीपन का कार्य करता है, ना कि शिशु की कोई असहाय स्थिति। जब वो कांच के पिंजरे में बंद था तो उसे बचाने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि टर्की हेन को इसका शिशु दिख रहा था। लेकिन जब उसे लोहे के बक्से में या पिंजरे में रखा जाता है, लोहे के बक्से में, तो उसे वो दिखता नहीं है, जिसके कारण शिशु क्या करता है, चिल्लाता है। और चिल्लाना ही टर्की हेन के लिए किसका कार्य करता है,
छिन्न उद्दीपन का कार्य करता है, ठीक है, जिसके कारण उसे वो क्या करता है, बचाता है। उसी प्रकार नंबर 4, नर रेशम कीट। नर रेशम कीट मादा रेशम कीट द्वारा एक गंध का स्राव होता है, तो मादा की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। नर रेशम कीट मादा की तरफ आकर्षित होते हैं जब क्या होता है, जब मतलब कि मादाएं क्या करती, विशेष प्रकार के मतलब कि गंध का क्या करती है, स्राव करती है। उसके अलावा नंबर 5, मधुमक्खी जो है वो मनुष्य की, पशु की और मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी ये मनुष्य जो है उसके पसीने की ओर आकर्षित होती है। मधुमक्खी मनुष्य के पसीने की ओर क्या होती है, आकर्षित होती है।